अगर मैंने लेट से 1 करोड़ रुपए का भी या इवन 50 लाख रुपए का भी एक बड़ा बाय ऑर्डर इस कंपनी के स्टॉक के लिए डाल दिया, तो ये कंपनी का स्टॉक इमीडिएटली 20% ऊपर वाला अपर सर्किट मार देगा। ये डेफिनेटली कोई मैनिपुलेटिव स्टॉक भी हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइस 5 साल पहले 4 रुपये था और अभी जाके वो 1000 रुपये हो गया है। उसके लिए हमको जाके उसके फंडामेंटल्स और वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ओके, लिस्ट होने के 10 से 15 साल के बीच में उन्होंने रिलायंस ने कितना रिटर्न दिया? 460%। अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक को मैनिपुलेट करके लेट्स से 10% ऊपर लेके जाना है, किसी का भी इंटरेस्ट अगर उन स्टॉक्स में थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, तो इमीडिएटली वो स्टॉक बहुत अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। सो निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक टॉप 100 स्टॉक्स में भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ 5 years रिटर्न। MRF ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का एक शेयर है, राइट? सिर्फ वो 1.25 लाख रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत महंगा है। अगर कल जाके उन्होंने 1:1 लाख का स्प्लिट कर दिया तो उसका एक शेयर हो जाएगा 1 रुपये या फिर 1.25 रुपये का। इन्वेस्टिंग, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में, और आज मैं इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में जो आपको बताऊंगा वो शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। जितना भी आप अब तक सुनते आए हो, जितना भी बाकी सारे लोग, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं, शायद ये उससे थोड़ा अलग होगा। लेकिन जैसा हमने ट्रेडिंग के बारे में देखा था, सेटअप्स के बारे में देखा था, वैसे ही हम ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और डेटा के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपके सामने एक पूरा पिक्चर बहुत क्लियर हो जाए। और हाँ, हमारे रेगुलर ट्रेडिंग के वीडियो से ये वीडियो थोड़ा अलग है, आई नो, लेकिन देखो, ट्रेडिंग से आप सिर्फ एक रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हो, राइट? ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट नहीं होता। अगर आपको असली मायनों में वेल्थ क्रिएट करना है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करना ही पड़ेगा। जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन या फिर खुद का नेटवर्थ बढ़ाना, ये इन्वेस्टिंग से होता है, ट्रेडिंग से नहीं। और हम ऑलरेडी ट्रेडिंग के बहुत सारे सेटअप्स तो देख ही चुके हैं। हमने 4 ट्रेंड लाइन बेस्ड सेटअप्स देखे, हमने मॉर्निंग स्टार कैसे ट्रेड करना है वो देखा, हमने हैमर कैसे ट्रेड करना है वो देखा। सो ओवरऑल ऑलमोस्ट 6 सेटअप्स हम देख चुके हैं। उतना काफ़ी होता है टू स्टार्ट विद। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो पहले 1-2 महीने के लिए उतने सेटअप्स ही ट्राई करके देख लो, देखो कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम बाकी सेटअप्स आगे आगे देखते ही रहेंगे। सो अभी थोड़ा इन्वेस्टिंग भी समझते हैं, और उसमें भी आज हम बात करेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू करनी है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिंग आपने किन स्टॉक्स में करना चाहिए। जैसे हर कोई बोलता है, हर कोई करता भी है, वैसे क्या आपने ब्लू चिप स्टॉक्स या फिर जिनको आप लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपने कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना चाहिए? कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स मिलते हैं, मल्टी बैगर्स कहाँ पे मिलते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में बहुत डिटेल में। सो लार्ज कैप या स्मॉल कैप क्या अच्छा होता है इन्वेस्टिंग के लिए, लेट्स डिस्कस, कीप वॉचिंग। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई टिप नहीं मिलेगी। मैं आपको सिर्फ कुछ पब्लिकली अवेलेबल डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उस पर मेरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको आपकी खुद की रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मार्केट कैप क्या होता है। ओके, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये आप हमेशा सुनते होंगे। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, और उसमें पेनी स्टॉक्स भी होता है। तो ये पेनी स्टॉक्स क्या होता है, चलो वो समझते हैं डिटेल में। सो मार्केट कैप में जो कैप होता है, कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड होती है उन सबका एक मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है, वो कैलकुलेट होता है उस कंपनी के जितने भी शेयर्स अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी मार्केट में है, जितने भी उस कंपनी ने शेयर्स अब तक फ्लोट किए हैं, वो पूरे के पूरे शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्टॉक प्राइस, जो उसकी करंट स्टॉक प्राइस है। और ये फॉर्मूला से हमको मिलता है उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो लेट्स से अगर कोई ABC नाम की कंपनी है, उसके टोटल शेयर्स मार्केट में है लेट्स से 1 लाख शेयर्स, ओके, और उसकी करंट प्राइस जिसको हम CMP भी कहते हैं वो है 500 रुपये। सो इसका मार्केट कैप कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है ये मल्टीप्लाइड बाय उसका करंट मार्केट प्राइस यानी CMP। तो ये जो वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे, ये होता है उसका मार्केट कैप। ये कितनी है, 5 करोड़ रुपए।
और ठीक इसी तरह से आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक्चुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में या फिर स्टॉक रिसर्च की जितनी भी वेबसाइट्स है, उन सारी जगहों पे आपको हर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी कैलकुलेट करके मिल ही जाता है। अगर आप एनएससी के सारे स्टॉक्स के बारे में देखोगे तो ये उनका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो अगर आप देखोगे तो एनएससी में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, कितनी कंपनीज लिस्टेड है, मेरे पास 2140 कंपनीज का डेटा है टोटल। वैसे नियर अबाउट 2500 कंपनीज एनएससी में लिस्टेड है, उनमें से अराउंड 2100 एक्टिवली ट्रेड होती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है? रिलायंस का। और वो कितना है? 16.3 लाख करोड़, वो है रिलायंस का मार्केट कैप। इन द सेम वे टीसीएस का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो 15 लाख करोड़ के आसपास है। एचडीएफसी बैंक का 13.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये हो गई आपकी वो कंपनीज जिनका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, वैसे ही अगर आप देखोगे तो एट द बॉटम आपको कुछ कंपनीज वो भी मिल जाएगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बस 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ ऐसा भी होता है। सो ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ से लेकर तो 16 लाख करोड़ तक की कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है जो एनएससी में लिस्टेड है। और फिर ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना, ये चेंज भी होते रहता है। और ये चेंज कब होता है? जब उस कंपनी की सीएमपी या करंट मार्केट प्राइस, उसके शेयर्स की प्राइस मार्केट में चेंज होते रहती है। वैसे वैसे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऊपर नीचे होते रहता है, चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल अगर इसी एबीसी कंपनी का हम देखेंगे, अभी उसकी शेयर प्राइस अगर 500 रुपये है तो उसका मार्केट कैप है 5 करोड़ रुपए। अगर ये कल जाके चेंज होकर 450 हो गया शेयर प्राइस, तो इसका मार्केट कैप भी चेंज होकर 4.5 करोड़ हो जाएगा। अगर ये बढ़ के 600 रुपये हो गया द करंट मार्केट प्राइस, तो मार्केट कैप भी 6 करोड़ हो जाएगा। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स और उस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस पे। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो कांस्टेंट रहते हैं, जब तक कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करती तब तक वो नंबर चेंज नहीं होता, राइट। और वो यूजुअली इतना कॉमन नहीं है कि कंपनी नए नए शेयर्स मार्केट में लाते रहे। एक बार आईपीओ होता है, उसके बाद अगर कभी स्प्लिट हुआ या बोनस हुआ तभी उसमें कुछ चेंजेस होता है। यूजुअली चेंज होता है करंट मार्केट प्राइस या उस शेयर की प्राइस, और जैसे जैसे वो चेंज होते रहती है उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होते रहता है। अब पॉइंट ये है कि जैसे हमने देखा ऑलमोस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ से लेकर तो 16 साढ़े 16 लाख करोड़ तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज है। सो इन कंपनीज को ना उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है, बांटा जाता है। और आपने ये सारी कैटेगरीज आमतौर पर सुनी ही होगी। क्या क्या होता है? लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और फिर स्मॉल कैप होता है, राइट। तो ये लार्ज कैप कौन सी कंपनीज है? वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। जितनी भी कंपनीज और देखो ये कैपिटलाइजेशन में कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करने का ना कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। सभी के कुछ रेगुलेशंस है, लेकिन वो रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड्स के लिए है कि उन्होंने कौन सी कंपनीज को बाय या सेल करना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनीज इंक्लूड करनी चाहिए, अगर वो लार्ज कैप कंपनी म्यूचुअल फंड है या फिर मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है। तो अगर सेम हम कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन देखें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जो 20,000 करोड़ के ऊपर, 20,000 करोड़ के ऊपर जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आता है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़, इतना जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, उनको कहते हैं मिड कैप कंपनीज। और उसके बाद जितनी भी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है उनको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये समझ गया। इसका एक और तरीका ये भी है, यूजुअली बहुत सारे लोग ये भी फॉलो करते हैं कि एनएससी में फॉर एग्जांपल जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, अगर उसको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज ऊपर और सबसे लोवेस्ट वाली नीचे, तो ऊपर के जो 1 to 100 स्टॉक्स है ना, पहले 100 स्टॉक्स, उनको लार्ज कैप कहते हैं। इसमें आपका निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आ गए और नेक्स्ट 50 के सारे स्टॉक्स आ गए। सो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 ये यूजुअली आपका हो गया लार्ज कैप कंपनीज। ओके, फिर सेकंड ब्रैकेट मिड कैप कंपनीज, ये वो कंपनीज होती है जो 101 से लेकर 250 तक आती है, 250। सो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले 100 से लेकर 250 स्टॉक्स, इनको कहते हैं मिड कैप स्टॉक्स। और 251 251 ऑनवर्ड्स
ये सारे हैं आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने लायक है कि जैसे मैंने कहा एनएसई में ऑलमोस्ट 2,500 स्टॉक्स लिस्टेड है, राइट। लेकिन उन 2,500 स्टॉक्स में से अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप निकाल दो तो वो कितने हुए, सिर्फ 250 स्टॉक्स, राइट। उसके बाद भी ऑलमोस्ट 2250 स्टॉक्स बचते हैं जो डायरेक्टली क्लासीफाई होते हैं किसमें, स्मॉल कैप्स में। और अब ये ना बहुत बड़ी ब्रैकेट है, राइट। 2,500 में से 2,200 स्टॉक्स एक ही ब्रैकेट में डालना या फिर एक ही कैटेगरी में डालना, ये बहुत बड़ा ब्रैकेट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, इनको और फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। कैसे, उसमें आता है फिर आपके स्मॉल कैप्स, फिर माइक्रो कैप्स, और साथ में आते हैं पेनी स्टॉक्स। सो इनको फर्दर कैसे क्लासीफाई किया जाता है, सो इनको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए और इसमें 3 बकेट्स डाली जाती है, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स और पेनी कैप्स या फिर पेनी स्टॉक्स जिनको कहते हैं। सो इनमें स्मॉल कैप्स कौन से होते हैं, स्मॉल कैप्स वो स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से लेकर तो 5,000 करोड़ तक होता है। 1,000 करोड़ टू 5,000 करोड़, ओके। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ तक का होता है उनको कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। उसके बाद में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ तक होता है वो होते हैं आपके माइक्रो कैप्स, ओके। सो स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स। और उसके बाद जिन स्टॉक्स, वो छोटे छोटे स्टॉक्स, वो छोटी छोटी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है लेस देन 500 करोड़, ओके, उनको कहते हैं पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स की डेफिनेशन ना बहुत अलग अलग है बाय द वे। उसमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कोई भी स्टॉक जो मुझे 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये का मिल रहा है वो पेनी स्टॉक है। जी नहीं, वैसे नहीं होता। पेनी स्टॉक सिर्फ उनको नहीं कहते जिनकी शेयर प्राइस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी कंपनी है, एक शेयर है जिसका नाम है MRF ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपये का एक शेयर है, राइट। सिर्फ वो 1.25 लाख रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत महंगा है। अगर कल जाके उन्होंने 1:1 लाख का स्प्लिट कर दिया तो उसका एक शेयर हो जाएगा 1 रुपये या फिर 1.25 रुपये का। और जस्ट बिकॉज उन्होंने स्प्लिट किया और अब वो शेयर आपको 1.25 रुपये का मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो पेनी स्टॉक है। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। सो जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है या नहीं है तो दोनों चीज़ें देखनी होती है, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरा फंडामेंटली वो अच्छी कंपनी है या नहीं है। अगर वो फंडामेंटली अच्छी कंपनी नहीं है और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो आप जाके उसको कह सकते हो कि वो एक पेनी स्टॉक है। सिर्फ प्राइस देख के डिसाइड मत करना कि वो पेनी स्टॉक है या नहीं है। सो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, नंबर्स हमने देख लिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, हमको ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कोई कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है या फिर पेनी स्टॉक्स है। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? वेल, अब वो समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और चलो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके, उसका एग्जांपल लेके समझते हैं। अब रिलायंस का मार्केट कैप कितना है, हमने अभी देखा था, राइट। रिलायंस का मार्केट कैप है 16.3 लाख करोड़ रुपए। सो इसको मैं करोड़ में ही लिखता हूँ, 1630,000। तो ये हो गया 16.3 लाख, ऑलमोस्ट 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। फिर रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मार्केट में, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, वो है करीब 13.5 करोड़ शेयर्स, ओके। सो 1350, और इसको भी हम करोड़ में ही लिखते हैं, ठीक है, सिंपल होगा कैलकुलेशन के हिसाब से, ओके। सो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 16.3 लाख करोड़ और उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 13.5 करोड़। यहां तक क्लियर है? अब लेट्स से अगर मुझे रिलायंस के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना है, ओके, रिलायंस की अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, वो है नियर अबाउट, सो फ्राइडे, मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, फ्राइडे को उसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 1205 रुपये। तो अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करना है, जिसको आपने सुना भी होगा, पंप एंड डंप स्कीम्स होती है, बहुत सारे स्टॉक मैनिपुलेशन वाली स्कीम्स होती है, राइट। अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक को मैनिपुलेट करके लेट्स से 10% ऊपर लेके जाना है, ओके, तो 10% रिलायंस के प्राइस को मुझे अकेले को ऊपर लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
अब आपको ये तो समझ गया कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस 10% ऊपर जाती है, इसका मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 10% ऊपर जाएगा, राइट। सो रिलायंस का करंट मार्केट कैप है 16.3 लाख करोड़। इसको अगर मुझे 10% ऊपर लेके जाना है तो मतलब वो फिर कितना हो जाएगा, इंटू 1.1, तो वो हो जाएगा 17.93 लाख करोड़ रुपए। और ये डिफरेंस कितना हुआ, दिस माइनस दिस, ये डिफरेंस हुआ ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़ का। और इसका मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब अगर मुझे मैनिपुलेट करके रिलायंस के शेयर प्राइस को 10% ऊपर लेके जाना है तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालने पड़ेंगे रिलायंस के शेयर्स खरीदने के लिए। इतना अमाउंट जब मैं डालूंगा एक साथ एज अ बाय ऑर्डर तो जाके पॉसिबल है कि रिलायंस का प्राइस 10% ऊपर हो जाए, आर्टिफिशियली मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए इंडिया में कहो या वर्ल्ड में कहो, ऐसे कितने लोग हैं या फिर ऐसे इवन कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास इतना पैसा है जो वो यूज़ कर सकते हैं रिलायंस के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए? बहुत कम, राइट। और मैं अकेले बंदे की बात या अकेले इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिवली पूरा मार्केट रिलायंस की प्राइस जो मूव करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअली क्या हम ये कर सकते हैं? बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम इंस्टीट्यूशनल होंगे, राइट, इंस्टीट्यूशंस होंगे बहुत कम, और वो भी बहुत मुश्किल से ये कर पाएंगे कि आर्टिफिशियली रिलायंस की प्राइस 10% ऊपर लेके जाए। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो रिलायंस या फिर कोई भी कंपनी जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, जो लार्ज कैप होते हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यूजुअली 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ के ऊपर होता है, उनकी प्राइस को मैनिपुलेट करना, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। और इसीलिए इन शेयर्स की, इन स्टॉक्स की प्राइस जो आपको मार्केट में मिलती है वो ना एक्चुअल सटीक प्राइस डिस्कवरी के बाद मिलती है। सारे लोग, सारे ट्रेडर्स, सारे इन्वेस्टर्स, वो सब लोग मिलके अपने ट्रेडिंग के थ्रू, अपने बाइंग और सेलिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। कोई अकेला बंदा, कोई अकेला ग्रुप, कोई अकेला इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करता कि प्राइस कहाँ पे ओपन होगी और कहाँ पे क्लोज होगी। ये होता है लार्ज कैप कंपनीज के लिए। अब यही एग्जांपल अगर हम किसी छोटी कंपनी के बारे में देखेंगे, लेट्स से कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 20,000 करोड़, ओके। अब ये 20,000 करोड़ की कंपनी की शेयर प्राइस को अगर मुझे मैनिपुलेट करके 10% ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये 50 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 55 करोड़ करना पड़ेगा। 10%, 50 का 10% 5 करोड़ रुपए, राइट। तो मुझे बस 5 करोड़ रुपए लगेंगे, और अगर मैंने 5 करोड़ का बाय ऑर्डर इस कंपनी के स्टॉक के लिए मार्केट में पंच कर दिया तो इमीडिएटली ये स्टॉक 10% ऊपर चला जाएगा। वेल 10% भी नहीं, एक्चुअली एक और चीज़ होती है यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज या जिनको हम माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं, उनमें वहाँ पे दूसरा इशू आता है लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी मतलब क्या? यूजुअली इन छोटी कंपनीज में ना बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं होते, इनमें ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये इतने लिक्विड नहीं होते। तो आपको जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस में डिफरेंस दिखेगा ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ओके। क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इन कंपनीज में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मुझे ना 5 करोड़ रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने लेट से 1 करोड़ रुपए का भी या इवन 50 लाख रुपए का भी एक बड़ा बाय ऑर्डर इस कंपनी के स्टॉक के लिए डाल दिया तो ये कंपनी का स्टॉक इमीडिएटली 20% ऊपर वाला अपर सर्किट मार देगा, क्योंकि सेलर ही नहीं होंगे इतने कि वो 50 लाख रुपए का स्टॉक मुझे सेल कर पाए, और क्योंकि बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स है ही नहीं, उस कंपनी का स्टॉक जाके अपर सर्किट हिट कर देगा। सो इसी वजह से ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, स्मॉलर मार्केट कैप वाली कंपनीज, इनमें प्राइस मैनिपुलेट करना, मे बी प्रमोटर्स के थ्रू, मे बी कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के थ्रू, या फिर मे बी जिनको उस कंपनी में कोई स्कैम रन करना है, स्टॉक मार्केट में कोई स्कैम रन करना है, उन सब के लिए ना ये छोटी छोटी कंपनीज एक प्राइम टारगेट होती है, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ईजिली मूव किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। लार्ज कैप कंपनीज प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी होती है, मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वेरी स्मॉल कैप कंपनीज, वहाँ पे प्राइस बहुत इजीली मैनिपुलेट की जा सकती है। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि जिसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो स्मॉल कैप है या फिर लार्ज कैप है या फिर पेनी स्टॉक्स है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके वो वाला पार्ट देख लीजिए जो समझ में नहीं आया। आई एम वेरी श्योर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ गो हेड एंड हिट द लाइक बटन। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट
10 सेकंड निकालिए एंड प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। देखो सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, कमेंट्स, ये 2-3 ही चीज़ें होती है जिनकी वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है, पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने का, राइट। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो अभी मैंने जो आपको लार्ज कैप और स्मॉल कैप में का डिफरेंस बताया ना, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है इस पूरे डिस्कशन का। इसकी एक और साइड भी होती है, और वो साइड क्या? अब जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप के प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाना बहुत ईजी होता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे फिर कम ट्रेडिंग लगती है, कम अमाउंट लगता है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर उन स्टॉक्स में बढ़ गया, मे बी इंडिविजुअल्स का, HNI का, या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स का, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स का, किसी का भी इंटरेस्ट अगर उन स्टॉक्स में थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, तो इमीडिएटली वो स्टॉक बहुत अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। अच्छा, बाय द वे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। मैं बताऊंगा कि इन्वेस्ट करने के लिए जब आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रिसर्च कैसी करनी पड़ेगी, कौन से फंडामेंटल्स देखने होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। साथ में मैं आपको कुछ बहुत इजी, बहुत ही सिंपल वेज भी बताऊंगा स्टॉक्स ढूंढने के, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेज जो मोस्टली सारे मच्योर्ड इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, प्राइसिंग मॉडल्स, प्राइस डिस्कवरी मॉडल्स, वो सारी चीज़ें, फंडामेंटल एनालिसिस, रेशोज, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना सही है या फिर स्मॉल कैप्स में। सो अभी के लिए हम वहीं पे रुकते हैं, वही देखते हैं, ओके। सो फिर ये दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इस कॉइन का दूसरा साइड वो क्या है, वो देखते हैं। देखो ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ग्रो कर चुकी है, राइट। 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ ह्यूज। अब यहाँ से अगर इनको 100% ग्रोथ आपको देनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस को अगर आपको 100% ग्रोथ देनी है, तो उसके लिए रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 16 लाख से 32 लाख करोड़ होना चाहिए। यानी उनको ऑलमोस्ट रिलायंस जितनी साइज़ की एक और कंपनी, उतनी ग्रोथ रिलायंस को देनी पड़ेगी ताकि उसकी शेयर प्राइस आपको 100% ग्रोथ दे, राइट। और यही अगर आप कंपेयर करोगे कोई छोटी सी कंपनी जो अभी अभी लेट से पिछले 5 साल में, 10 साल में स्टार्ट हुई है, अभी अभी उनकी ग्रोथ होना शुरू हुई है, जस्ट वो आज उस स्टेज में है जिस स्टेज में रिलायंस में भी 15 साल पहले या 20 साल पहले थी, तो वहाँ पे ग्रोथ ना थोड़ी फास्टर होती है, थोड़ी जल्दी होती है, क्योंकि उनके लिए, उनके पास ना एक्सपांशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। और ये मैं सिर्फ मेरा व्यू नहीं बता रहा हूँ, हम जल्दी ही उससे रिलेटेड डेटा भी देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर लास्ट 5 साल की हम बात करेंगे तो किन कंपनीज ने कितनी ग्रोथ दी है। चलो पहले वो डेटा देखते हैं और फिर ये डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स से पिछले 5 साल में, विल लुक एट 5 ईयर्स, ओके, टॉप गेनर्स ओवर 5 ईयर्स। और NSE ऑल की जगह पे ना पहले हम निफ्टी 50 स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि वो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स है, राइट। सो कहाँ गया NSE, ओके, NSE 50, ये है आपके निफ्टी 50 के स्टॉक्स, ओके। और ये जो कॉलम आपको दिख रहा है चेंज परसेंटेज, ये चेंज परसेंटेज है कि इन कंपनीज ने, ये 50 कंपनीज ने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है टोटल, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंट ये जो कंपनी है, इसने ऑलमोस्ट 1200% तक का रिटर्न दिया है, यानी 12x। आपने अगर 1 लाख रुपए इस कंपनी में 5 साल पहले डाले होते तो आज वो कितना, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए होते। तो यहाँ पे आप हाईएस्ट देखो और लोवेस्ट देखो। ट्रेंट इज़ हाईएस्ट जो ऑलमोस्ट 1200% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और अगर मैं लोवेस्ट देखता हूँ, ओके, लोवेस्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने पिछले 5 साल में कंबाइंड रिटर्न 1% का भी नहीं दिया। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 5 साल में 3%, BPCL 5 साल में 18%। 5 साल में, ठीक है, हम एनुअल की बात नहीं कर रहे और हम CAGR की भी बात नहीं कर रहे, हम टोटल रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो NSE के टॉप 50 यानी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हाईएस्ट है 1200% और लोवेस्ट है ऑलमोस्ट 1%, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, राइट। और यही अगर आप जाके ना अभी NSE 50 की जगह पे लेट्स से हम देखते हैं NSE ऑल, जिसमें NSE के सारे स्टॉक्स जितने भी NSE पे लिस्टेड है वो सारे स्टॉक्स है, उनका ग्रोथ। और ये देखिए नंबर्स, ये देखिए डिफरेंस इन नंबर्स। अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए था या इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 5 साल में
किन कंपनीज ने कितना रिटर्न दिया है। और ये जो लिस्ट आपको दिख रही है इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स मैनिपुलेशन जहाँ पे हो सकता है वैसे वाले स्टॉक्स भी है, तो वो फिल्टर करना भी ज़रूरी है। आप बस अभी के लिए नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर देखिए कितना है, 23,000%, 23,000%, मतलब वो कितना हुआ, 1 लाख का ऑलमोस्ट 2,30,00,000 रुपए। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट। ये डेफिनेटली कोई मैनिपुलेटिव स्टॉक भी हो सकता है क्योंकि इसका प्राइस 5 साल पहले 4 रुपये था और अभी जाके वो 1,000 रुपये हो गया है। उसके लिए हमको जाके उसके फंडामेंटल्स और वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी जाके एक क्लियर आइडिया आएगा। लेकिन आप ओवरऑल देखिए ना, आपको 23,000% से लेकर तो, और ये सब देखिए 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 4,000%, 5,000%, 3,000, 2,000, और इनमें ना कुछ बहुत बहुत अच्छे स्टॉक्स भी है जो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, जिनके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये तो 100 स्टॉक्स की लिस्ट है, और ये 100 स्टॉक्स में से अगर आप ट्रेंड देखोगे, जो निफ्टी 50 का स्टॉक है, ओके, उसका कितना था, अच्छा ये 100 में भी नहीं है। सो निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक टॉप 100 स्टॉक्स में भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ 5 years रिटर्न। दैट इज हाउ ग्रोथ हैपन्स। ऐसे होती है ग्रोथ छोटी कंपनीज में, जो सही में सही ट्रैक पे होती है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, और जो सही बिजनेस में होती है, सही इंडस्ट्री में होती है। एक बार अगर वो समझ गए और वैसी कंपनीज हम ढूंढ पाए, तो दीज आर द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट वी कैन गेट। फॉरगेट अबाउट 5 years, चलो 1 साल का ही देखते हैं। ओके, तो 1 साल में अगेन ये देखो, ये ठीक है, नेट फॉर इंडिया, ग्लोरी पॉलीफिन्स, ट्राइकॉम इंडिया, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 55,000, ओके, 55,000% इज जस्ट रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ होगी। ये अगेन 1.5 रुपये, 1 रुपया 70 पैसे का स्टॉक था 1 साल पहले, और आज वो 950 पे बैठा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम हमेशा ऐसी कंपनीज को ढूंढ पाएंगे सही टाइम पे, राइट। हमेशा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में लेट से 10 स्टॉक्स है या 15 स्टॉक्स है, उनमें से कोई 2 कंपनीज भी ऐसे निकल गई, एक कंपनी भी ऐसे निकल गई, वी आर डन। बाकी 9 कंपनीज में लॉस हुआ तो भी चलेगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी चलेगा, एक ऐसी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे देगी। हम बात करेंगे उसको ढूंढना कैसे है, ठीक है। लेकिन आप ओवरऑल ये 1 साल का रिटर्न देखो, 55,000% से लेकर ऑलमोस्ट 200%, 300%, 400%, 100%। अगर आप टॉप 100 कंपनीज देखते हो तो लोवेस्ट है 180%, ऑलमोस्ट 200%, राइट। इतना ग्रोथ मिला है एनएससी की सारी कंपनीज अगर आप देखोगे, नॉट जस्ट टॉप 50, ओके। ये है आपके स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, इवन कुछ पेनी स्टॉक्स भी। और अगर हम ये सिर्फ 50 के बारे में देखते हैं, ओके, निफ्टी 50 का डेटा अगर हम देखते हैं फिर से 1 साल के रिटर्न के लिए, तो उसमें कितना रिटर्न है, इसमें मैक्सिमम कितना है देखो, अगेन ट्रेंड, मैक्सिमम रिटर्न है 127%, दैट इज इट। उससे ज़्यादा रिटर्न 1 साल में निफ्टी 50 के या फिर निफ्टी के लार्ज कैप में से किसी कंपनी में नहीं दिया है। मैक्सिमम इज 125-127%, दैट इज इट। और उसमें भी ना ये सिर्फ 3 कंपनीज अगर आप देखो, 2 ही कंपनीज, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस, ये 2 कंपनीज अगर आप छोड़ दो, बाकी सब तो 100 के नीचे है, राइट। ऑलमोस्ट 50-60-70% एनुअल रिटर्न उतना ही मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप ऊपर की अगर 5-6 कंपनीज ही छोड़ दो, बाकी की कंपनीज तो 30% के ही नीचे है। और ये भी तब जब एक अच्छा खासा बुल मार्केट चल रहा था अब तक मार्केट में, राइट। कब तक, अभी 2 महीने पहले तक अगर आप देखोगे तो इट वॉज अ बुल रन, राइट। अभी अभी एक करेक्शन शुरू हुआ है। सो मेरा पूरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सही में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ओके, लॉन्ग टर्म यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैं जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग की नहीं। अगर वैसा कुछ करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको वो कंपनीज ढूंढनी चाहिए, आइडियली वो कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनको फर्दर ग्रोथ का, एक्सपांशन का और बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो नए नए सेक्टर्स में आ रही है, नए नए इंडस्ट्रीज़ में आ रही है, ओके। और बहुत सारे तरीके होते हैं ढूंढने के कि वो कौन से सेक्टर्स है, वो कौन सी कंपनीज है, वो सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला उस पर हम आराम से बात करेंगे ही करेंगे, ओके। अभी का पॉइंट सिर्फ ये था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और स्पेशली अगर आप यंग हो, इफ़ यू आर ऑन द यंगर साइड, अगर आप 40 साल 35 साल से कम उम्र के हो, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। हाँ, ये थोड़े रिस्की स्टॉक्स होते हैं, ओके, लेकिन आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है टाइम। तो उस टाइम को यूज़ करो, और अगर इन्वेस्टिंग करना है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढो, ठीक है।
और देखो ये जो इवन निफ्टी 50 की कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनीज है ना, ये भी कभी तो इन्होंने शुरू किया था राइट बिजनेस करना, कभी तो ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई होगी। कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो करने के बाद लिस्ट होती है, कुछ कंपनीज बहुत इनिशियल फेज में, प्रायर फेज में ही लिस्ट होती है। तो अगर हम लेट्स से इंडिया की टॉप 10 कंपनीज का डेटा देखते हैं, चलो टॉप 10 कंपनीज का डेटा देखते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने हर 5 साल के पीरियड में, ठीक है, जब से वो लिस्ट हुए हैं हर 5 साल के पीरियड में कितना कितना रिटर्न दिया है। सो ये देखिए स्क्रीन पे आपको जो डेटा दिख रहा है, ये इंडिया की टॉप 10 कंपनीज निफ्टी 50 में की जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली टॉप 10 कंपनीज है, ये उनका डेटा है। पहले कॉलम में आपको जो दिख रहा है कि आज से लेकर एक साल पहले तक, ये एक साल में इन्होंने रिटर्न कितना दिया है, तो एवरेज रिटर्न है जस्ट 22%, 22%, दैट इज इट। ओके, रिलायंस तो नेगेटिव में है, -4% नेगेटिव में क्लोज हुआ है अगर हम लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग की बात करते हैं तो। सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया यहाँ पे, 85% HCL टेक। ओके, और यही अगर हम लास्ट 5 साल की बात करते हैं, मतलब फ्राइडे से लेकर तो 5 साल पहले तक, ये 5 साल में इन कंपनीज ने कितना रिटर्न दिया है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे एवरेज रिटर्न है 125-128%। इसका मतलब ये कि अगर आप इन सारी कंपनीज में इक्वली डिवाइड करते, 1-1 लाख रुपए डाल देते, टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो वो होता कुछ कितना 22,80,000 के आसपास। ओके, 128% आपको रिटर्न मिलता इन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते तो। और ये तब जब ये सारी की सारी कंपनीज ना बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट हर कंपनी ऑलमोस्ट 20 साल पहले लिस्ट हुई थी, और ये उनके 20 साल के बाद के 5 साल का रिटर्न है। अगर हम इनके हर 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये जो है, पहले तो ये टेबल समझ लो, जब रिलायंस लिस्ट हुई तो उन्होंने, रिलायंस ने एज ए कंपनी पहले 5 साल में कितना रिटर्न दिया, वो है 13.5%। सेकेंड 5 ईयर्स में, मतलब 5 से 10 साल में कितना रिटर्न दिया, 137%। और फिर 10 से 15 साल, ओके, लिस्ट होने के 10 से 15 साल के बीच में उन्होंने, रिलायंस ने कितना रिटर्न दिया, 460%। ओके, और सेम वे ये सारी कंपनीज के लिए मैंने प्लॉट किया है कि उन्होंने लिस्ट होने के बाद हर 5 साल के इंटरवल में कितना कितना रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखोगे रिलायंस, सबसे ज़्यादा रिटर्न उन्होंने रिलायंस ने कब दिया, 10 से 15 साल के बीच में। ओके, TCS ने कब दिया, 800%, 850% रिटर्न, ये कब दिया, 5 से 10 साल के बीच में। उसके बाद ये सारी कंपनीज अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, HDFC, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फी, SBI, इन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न कब दिया, ओके, उनके पूरे लाइफ में का सबसे अच्छा रिटर्न कब था, पहले 5 साल में। ओके, लिस्ट होने के पहले 5 साल में। अगर आप ओवरऑल ये 10 के 10 स्टॉक्स भी देखते हो तो ये 10 के 10 स्टॉक्स में से कितने, 1 2 3 4 स्टॉक्स छोड़ के बाकी 6 स्टॉक्स ने सबसे अच्छा रिटर्न पहले 5 साल में दिया है, राइट। और उसके बाद अगर आप होल्ड करके रखते तो अब तक तो आप सबको पता है इन सारी कंपनीज की ग्रोथ स्टोरीज, राइट। सेकेंड बेस्ट ये देखो 5 से 10 साल। तो अगेन ये डेटा भी हमको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी जब जस्ट शुरू होती है, ओके, जस्ट शुरू होती है, थोड़े छोटे एरिया में छोटे स्कोप के साथ शुरू होती है, और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि वो लिस्ट भी हो रही है, और अगर आप ये देख पाए कि ठीक है उस पर्टिकुलर कंपनी की लेट्स से फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ओके, बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, वो किसी बहुत अच्छे हाई ग्रोथ हाई पोटेंशियल वाले सेक्टर में काम कर रही है, हाई पोटेंशियल वाले इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिस भी प्रोडक्ट में या सर्विस में वो कंपनी इन्वॉल्व्ड है उसका आगे जाके ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस या पॉसिबिलिटी है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर इलेक्ट्रिक कार हो गया, वो सारे सेक्टर्स, क्योंकि हमको पता है आगे जाके उनका स्कोप है ही है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ गोना चेंज, राइट। अगर हम ये सारी चीज़ें पहले आइडेंटिफाई कर पाए, जस्ट वो कंपनी जब ग्रोथ शुरू ही करती है तब आइडेंटिफाई कर पाए, और बेस्ड ऑन वट एवर स्ट्रैटेजी अगर हम उनमें तब इन्वेस्ट कर पाए, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो स्टॉक्स हमको देंगे मल्टी बैगर रिटर्न्स। ये जो मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं ना, ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके नहीं मिलते, ये मिलते हैं इन सारी कंपनी, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स में से कुछ बहुत अच्छे कंपनीज, कुछ बहुत अच्छे जेम्स ढूंढ के निकालने में, और फिर जब आप उनमें इन्वेस्ट करोगे और फिर 5 साल 10 साल तक उसको होल्ड करोगे, तब आपको आपके अकाउंट में दिखेंगे मल्टी बैगर रिटर्न्स। आई होप ये समझ में आ गया, आई होप ये बहुत क्लियर हो गया कि मैं किस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा हूँ,
किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर समझ में आया अगेन और यूजुअल से अलग लगा तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन एज वेल। और इन्वेस्टिंग की इसी सीरीज़ में हम फिर वैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बात करेंगे। इस बात पे बात करेंगे कि ऐसे जेम्स, ऐसी अच्छी इन्वेस्टेबल कंपनीज जिनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वो ढूंढते कैसे है। फंडामेंटल एनालिसिस में एग्जैक्टली हमको क्या देखना है, हम उन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो वो सारे वीडियोस भी धीरे धीरे आते रहेंगे। आपको बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ओके, सो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, invest cautiously, and always protect your capital. That is the most important thing. This is Sachin Naik from Interior Academy, signing off.